3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड द रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन को समझेंगे सबसे पहले हम। स्टैटिक से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इट इज़ समथिंग अबाउट द बॉडी एट रेस्ट। तो यहाँ पे ये वो वाला फोर्स है जो कि बॉडी के इनिशिएशन ऑफ मोशन को ही रोकता है। आप डेफिनेशन देखेंगे, फोर्स दैट रेजिस्ट इनिशिएशन ऑफ मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर अनदर विद विच इट इज़ इन कॉन्टैक्ट। मतलब कि बॉडी दूसरी बॉडी के मोशन को रोकता है जिसके साथ वो कॉन्टैक्ट में है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अप्लाइड फोर्स जीरो है, तब तो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन भी जीरो है। यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन तब हमारा रोल प्ले करता है जब हमारे पास अप्लाइड फोर्स की कुछ वैल्यू आती है। जैसे ही अप्लाइड फोर्स स्टार्ट होगा वैसे ही स्टैटिक फ्रिक्शन काम करना स्टार्ट करेगा। एंड व्हाट इट विल डू, ये हमारे पास जो इम्पेंडिंग मोशन है, इम्पेंडिंग मोशन मतलब जो इनिशिएशन ऑफ मोशन है उसको रोकेगा। एंड आफ्टर अ सर्टेन वैल्यू, आफ्टर अ लिमिटिंग वैल्यू, एफ एस नहीं बढ़ेगा और एफ एस ना बढ़ करके अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा। जब अप्लाइड फोर्स स्टैटिक फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो बेसिकली हमारा जो बॉडी का रेस्ट का पोजीशन है उसको बनाए रखने की कोशिश करता है और वो उसे मोशन में लाने देने की कोशिश नहीं करता है। जैसे मान लो ये एक डायरी है, मैं इसके ऊपर जैसे ही फोर्स लगाना स्टार्ट करूँगी वैसे यहाँ पर कौन सा फोर्स आ गया, स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स भी आ गया। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स की अपनी एक लिमिट है। जैसे मेरी अप्लाइड फोर्स की लिमिट स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा हो गई वैसे ही इट विल स्टार्ट मूव। एंड दिस इज ऑल अबाउट द स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके बाद हम देखेंगे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल फोर्स। आप देखेंगे जैसे कि इफ इट इज़ अ बुक एंड इट इज़ अप्लाइंग सम फोर्स ऑन डाउनवर्ड डायरेक्शन दैट इज ड्यू टू इट्स मास mg, एंड जो नीचे से स्पेस है, नीचे से जो सरफेस है दैट इज ऑल्सो अप्लाइंग सम फोर्स ऑन दिस डायरी एंड दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन। सो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है हमारे पास वो बेसिकली नॉर्मल फोर्स पे डिपेंड करता है एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैंने ये बताया कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल, सो वी कैन राइट एफ एस मैक्सिमम इज प्रोपोर्शनल टू एन। जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया जाता है वैसे ही हमारे पास एक कांस्टेंट आता है प्रोपोर्शनैलिटी का जिसको बोलते हैं हम म्यू एस। एंड इसके बाद हम लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को अगर डिफाइन करें देन स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ एस। तो ये कहना चाहता है कि जो एफ एस की लिमिटिंग वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन उससे हमेशा कम रहेगा या उसके बराबर रहेगा। तो वी कैन से एफ एस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एन। मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स है, स्टैटिक का फ्रिक्शन फोर्स है, वो अपनी लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकता। दिस इज ऑल अबाउट द स्टैटिक फ्रिक्शन। नाउ वी कम टू एंड दिस म्यू इज नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये ध्यान रखेंगे सभी, म्यू एस एन इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। आप नाम से ही समझ रहे होंगे काइनेटिक फ्रिक्शन है। इट मीन्स ये कब काम करेगा, इट विल कम इन टू प्ले when applied force is more than static friction and now our body is start moving। जैसे बॉडी मूव करना स्टार्ट कर रही है तो हम कह सकते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन काम करना स्टार्ट कर रही है। अब हमारे पास अगर अप्लाइड फोर्स काइनेटिक फोर्स से कम है तो हमारी चलती हुई बॉडी रुक जाएगी। आप इस बात को कंफ्यूज मत करना स्टैटिक फ्रिक्शन के साथ। स्टैटिक फ्रिक्शन तो वो वाला फ्रिक्शन है जो बॉडी के स्टार्ट होने से पहले लग रहा है, जबकि काइनेटिक फ्रिक्शन क्या कर रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन चलती हुई बॉडी को रोकने में मदद कर रहा है। तो यहाँ पे देखो काइनेटिक फ्रिक्शन, हम पहला पॉइंट देखेंगे कि एफ ए इज ग्रेटर देन एफ के देन बॉडी विल मूव। एफ ए मतलब अप्लाइड फोर्स, जब हमारे पास काइनेटिक फोर्स से ज़्यादा होगा तभी बॉडी मूव करेगी। और अगर मान लो अप्लाइड फोर्स अब काइनेटिक फोर्स से कम हो जाए चलती हुई बॉडी में तो बॉडी विल स्टॉप। जैसे फिर से हम चलो इस पेन का एग्जांपल ले लेते हैं। ये रुक चल रहा है, मैंने अप्लाइड फोर्स को कम कर दिया, काइनेटिक फोर्स बढ़ जाएगा। जैसे काइनेटिक फोर्स बढ़ेगा इट विल स्टॉप। इसके बाद इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं। इट इज़ डिनोटेड बाई एफ के, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एंड इट जस्ट वेरीज विद द नॉर्मल। यानी कि हमारे पास जितने भी फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स हैं वो बेसिकली नॉर्मल पे डिपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एफ के इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन और वी कैन से एफ के इज इक्वल्स टू म्यू के एन, वेयर म्यू के इज़ द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब हमारे पास हम एक केस देख रहे हैं जिसमें मोशन हो रहा है बॉडी का। वी आर कंसिडरिंग अबाउट काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा, बॉडी कब में मोशन कब होगा, जब हमारे पास अप्लाइड फोर्स काइनेटिक फोर्स से ज़्यादा होगा। तो हम ये बात कह सकते हैं कि जो नेट फोर्स होगा बॉडी का दैट विल बी इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स माइनस काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स एंड दैट विल बी इक्वल्स टू द एम ए, जो पूरी बॉडी में एक्सलरेशन आया उसका। जैसे मान लो ये एक बॉडी है, जैसे इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया अप्लाइड फोर्स एफ के इसके साथ काम करने लगेगा तो हमारे पास ये जो बॉडी है ये कब मूव करेगी, जब हमारे पास एफ के से ज़्यादा हो। और हम ये कह सकते हैं कि नेट फोर्स जो इस पे होगा एफ ए माइनस एफ के होगा। और जो हमारे पास फोर्स होता है दैट इज डिनोटेड बाय मास इनटू द एक्सलरेशन ऑफ बॉडी, दैट्स वाई वी आर टेकिंग एफ ए माइनस एफ के इज इक्वल्स टू एम ए। और ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये हमारी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सॉरी
उसमें भी काम आने वाली है. सो बी केयरफुल अबाउट दिस इक्वेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन कि नेट फोर्स निकालने के लिए अप्लाइड फोर्स में से हमें जो स्टैटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है उसको माइनस करेंगे. अभी तो हम काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं तो हम इसमें सिर्फ काइनेटिक फ्रिक्शन देखेंगे. इसके बाद अगर मान लो हमारे पास ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएं, एफ ए और एफ के इक्वल हो जाए, तो ऑब्वियसली मास इंटू एक्सलरेशन जीरो हो जाएगा. अब मास तो बॉडी का जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि एक्सलरेशन विल बी जीरो. अगर एक्सलरेशन जीरो है तो दो ही कंडीशन बनती है, या तो बॉडी रेस्ट में है या बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है. अब यहाँ पे क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन की बात हो रही है तो बॉडी रेस्ट में तो नहीं है, यानी कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है. आप लोग प्लीज़ ध्यान से समझ लीजिए दोबारा. एफ ए अगर एफ के इक्वल हो जाता है तो हमारे पास एफ ए माइनस एफ के जीरो हो जाएगा. इट मीन्स मास इंटू एक्सलरेशन विल बी जीरो, यानी एक्सलरेशन जीरो. अब एक्सलरेशन जीरो होने का मतलब या तो बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है. क्योंकि हमारे पास बॉडी काइनेटिक फ्रिक्शन की बात हो रही है तो यानी कि बॉडी मोशन में है, तो यहाँ पे रेस्ट की बात ना करके हम कहेंगे बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन. क्लियर है. इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास अप्लाइड फोर्स ही जीरो हो जाए. अप्लाइड फोर्स जब जीरो हो जाएगा तो जितना भी नेट फोर्स है, जो नेट फोर्स आएगा, ये हमारे पास एफ ए माइनस एफ के नेट फोर्स था, ये नेट फोर्स सिर्फ हमारे पास नेगेटिव ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन के इक्वल हो जाएगा. ऐसे समय पे हमारे पास बॉडी विल स्टॉप.